डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तेहरान के सबसे ऊंचे पुल पर अमेरिका ने बरसाए बम, ट्रंप बोले मैं कहूंगा तो इजरायल युद्ध रोक देगा। हॉर्मुज पर यूएन में आज वोटिंग, अमेरिकी रक्षा सचिव ने आर्मी चीफ को पद छोड़ने को कहा। ईरान युद्ध पर 60 देशों की बैठक में बोला भारत हमारे नाविक मारे गए। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मांग की, ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया गया। भारत सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की किल्लत नहीं, भारत के पास एलपीजी का पर्याप्त भंडार। कमर्शियल एलपीजी कोटे में 10% बढ़ोतरी की घोषणा, एलपीजी की आपूर्ति का आश्वासन। असम के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ आज भरेंगे हुंकार, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां अमेरिकी आर्मी चीफ पर गिरेगी गाज। तेहरान के सबसे ऊंचे पुल पर अमेरिका ने बरसाए बम, तेहरान पर करज से संपर्क टूटा। ट्रंप बोले मैं कहूंगा तो इजरायल युद्ध रोक देगा। हॉर्मुज पर यूएन में आज वोटिंग, भारत बोला हम अकेले जिसने हॉर्मुज में नाविक खोए। अमेरिकी रक्षा सचिव ने आर्मी चीफ को पद छोड़ने को कहा। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच छिड़ी जंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। शांति वार्ता के लिए की जा रही कोशिशों के बावजूद दोनों ओर से हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिका और इजरायल ने गुरुवार को ईरान के सबसे ऊंचे पुल यानी B1 ब्रिज पर हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 8 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 95 अन्य घायल हो गए। ईरानी मीडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सैन्य कार्रवाई का मुख्य निशाना करज का B1 ब्रिज था। इस हमले के चलते आसपास के इलाकों में भारी संख्या में लोगों को हताहत होने की आशंका जताई गई है। इस पर ट्रंप ने कहा कि ईरान अब इस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी और कहा कि अभी भी समय है, वह समझौता कर ले, नहीं तो आगे और बड़ा नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा अभी भी और बढ़ सकता है। ट्रंप ने कहा अगर वह ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को खत्म करने का फैसला लेते हैं तो इजरायल भी उनके पश्चिम एशिया संघर्ष के 34वें दिन ईरान को 2 बड़े झटके लगे हैं। पहला, राजधानी तेहरान को करज शहर से जोड़ने वाले सबसे ऊंचे B1 पुल को हवाई हमले में तबाह कर दिया गया है, और दूसरा, ईरान के 106 साल पुराने प्रतिष्ठित पाशवर इंस्टीट्यूट पर भी हमला हुआ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन के प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस प्रस्ताव में देशों को हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षा जरूरी सभी कदम उठाने की अनुमति देने की बात कही गई है। ब्रिटेन की पहल पर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए गुरुवार को एक ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। बैठक में विक्रम मिस्री ने कहा कि हॉर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। ये सभी विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका में बड़ा सैन्य फैसला लिया गया है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज से पद छोड़ने को कहा है। पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि जॉर्ज को समय से पहले रिटायर होने के लिए कहा गया है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से अमेरिका ने सबसे बड़े ब्रिज ईरान का जो बोला जाता है B1 ब्रिज पर हमला किया है, तो अब क्या ईरान हमला कर सकता है अमेरिका के खिलाफ या फिर अपने घुटने टेकेगा? जी बिल्कुल, ये जो हमले का फोकस जब सैन्य ठिकाने से पहले अब सिविलियन और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, और इस तरह से मिडिल ईस्ट की जारी जंग अब एक नए खतरनाक फेज में दाखिल होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन से पहले जंग खत्म होने की उम्मीद तो थी, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कह दिया है कि अब जंग कुछ दिन तक और भी जारी रह सकती है, तब तक जब तक कि ईरान पूर्णतः सरेंडर न कर दे। तो ऐसे में ईरान की IRGC फोर्स ने इजराइल की ओर जब मिसाइलें दागी तो अमेरिका और इजराइल भी एक तरह से ईरान पर काफी तेजी से हमले करने शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद अब इस जो नए सिविल टारगेट पर हमले हो रहे हैं, तो अब ईरान का कहना है कि ये एक तरह से वॉर क्राइम के दायरे में आते हैं। जो जिनेवा कन्वेंशन हुआ था उसमें यह समझौता हुआ था कि युद्ध में भी सिविलियन टारगेट पर हमला नहीं किया जाएगा। तो इसे लेकर के ईरान अब आवाज उठा रहा है
कि ऐसे हमले जो हैं वार क्राइम के दायरे में आते हैं और युद्ध की तबाही में ये नियमों का उल्लंघन है। तो ऐसे में अमेरिका पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब जो ईरान के जो सिविल टारगेट थे उन पर हमले करके अमेरिका को क्या हासिल होने जा रहा है। लेकिन युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे करके अमेरिका ईरान का मनोबल तोड़ना चाह रहा है। हालांकि ईरान का कहना है कि यह जंग अभी आखिरी दम तक जारी रहेगी, तब तक जब तक कि अमेरिका को अपनी भूल का एहसास न हो। जी ठीक है मनीष, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ईरान युद्ध पर 60 देशों की बैठक, सिर्फ हमारे नाविक मारे गए, बोला भारत। ईरान युद्ध पर 60 देशों की बैठक में बोला भारत। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मांग की। भारतीय नाविकों की मौत पर भारत ने चिंता जताई। ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया गया। भारत एकमात्र देश जिसने खोए अपने नाविक, कूटनीति ही एकमात्र रास्ता, बोला भारत। भारत के मध्य पूर्व युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की मांग की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 60 से अधिक देशों की बैठक में बताया कि भारत इस संघर्ष में अपने नाविक खोने वाला एकमात्र देश है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण ईरान के नियंत्रण में आए हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की मांग भारत ने जोरदार तरीके से की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ब्रिटेन द्वारा आयोजित एक बहुविपक्षीय बैठक में कहा कि भारत इस संघर्ष में जलमार्ग पर अपने नागरिकों को खोने वाला एकमात्र देश है। ब्रिटेन की पहल पर आयोजित वर्चुअल बैठक में 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक का मुख्य मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित और फ्री शिपिंग सुनिश्चित करना था, जिसकी वजह से वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि मिस्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में स्वतंत्र नौवहन के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट के प्रभाव को भी रेखांकित किया। विदेश सचिव ने बैठक में स्पष्ट किया कि भारत अब तक हॉर्मुज क्षेत्र में व्यापारी जहाजों पर हमलों में नाविकों को खोने वाला एकमात्र देश है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के अनुसार विदेशी झंडे वाले जहाजों पर सवार कम से कम 3 भारतीय नाविक मारे गए हैं और 1 घायल हुआ है। कुछ जहाज अभी भी स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। विदेश सचिव ने कहा कि संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता तनाव कम करना और सभी पक्षों के बीच कूटनीति व संवाद है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को डायलॉग की राह पर लौटना चाहिए। भारत ने बार बार जोर दिया कि वाणिज्यिक जहाजों पर हमले अस्वीकार्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। Several countries, which also includes India, for talks on the Strait of Hormuz. From our side, Foreign Secretary is attending the meeting this evening. It may have started or it will be starting shortly. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की किल्लत नहीं, भारत के पास एलपीजी का पर्याप्त भंडार, बोला भारत। कमर्शियल एलपीजी कोटे में 10% बढ़ोतरी की घोषणा। एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन। नागरिकों से घबराहट में खरीदारी न करने की गई अपील। पश्चिम एशिया में जारी घमासान के बीच भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय और अन्य विभागों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इसमें स्पष्ट किया गया कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने व्यावसायिक गतिविधियों व औद्योगिक मांग को सुचारू बनाए रखने के लिए 8 राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के कोटे में 10% अतिरिक्त बढ़ोतरी की घोषणा की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया और नागरिकों से घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी आशंकाओं के बीच सरकार रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस बीच सरकार का कहना है कि देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। भारत का दावा है कि करीब 2 महीने का कच्चा तेल मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप है। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशिएंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं।
इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फ़र की सप्लाईज़ में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फ़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां असम के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ आज असम में भरेंगे चुनावी हुंकार। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 9 अप्रैल को वोटिंग से पहले ताबड़तोड़ प्रचार। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी के सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को असम में 2 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं के जरिए भाजपा विकास, सुरक्षा और अच्छे शासन के मुद्दों पर जोर देते हुए माहौल बनाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असम दौरा काफी व्यस्त होने वाला है। कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12:50 पर बारपेटा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा और फिर दोपहर 2:30 बजे सोनितपुर जिले की बारछला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये दोनों क्षेत्र चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। योगी की सभाएं या स्थानीय कार्यकर्ताओं व मतदाताओं में उत्साह बढ़ने वाली है। असम में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। मुख्यमंत्री योगी 9 अप्रैल को वोटिंग से ठीक पहले असम में और भी तेज रफ्तार से रैलियां करेंगे। भाजपा इन सभाओं के जरिए अंतिम चरण में मतदाताओं को लामबंद करने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी राज्यों में पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा है। उनकी सभाएं न केवल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंक देती हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। आनंद, असम में चुनावी रण तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के रणनीति बना रही है असम चुनाव को लेकर। क्या जानकारी है, क्या क्या होने वाला है इन रैलियों में? बिल्कुल, देखिए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये असम का प्रकृति का दौरा शुरू होने वाला है। असम में विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सत्तारूढ़ दल है। ऐसे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को मिली है। और खास बात यह है कि जो किसी भी स्टेट में चुनाव प्रचार होता है वो पूरे भारत के किसी भी स्टेट में हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत अधिक होती है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जोड़ दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी से कमतर नहीं है। लगातार उनकी डिमांड है और यही कारण है कि आज 2 जनसभाओं को, पहले चरण से 2 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने जा रहे हैं, जहां पर उनका भाषण होगा। करीब 1 बजे जो बारपेटा की विधानसभा की सीट है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। और उसके बाद 2:30 बजे के करीब सोनितपुर जिले की जो बारछला विधानसभा सीट है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और उनके ये कहा जाता है कि फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्ववादी नेता है। आपने हेमंत शर्मा जो असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो हेमंत शर्मा एक तरफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ, दोनों ही फायर ब्रांड नेता है। और ये माना जा रहा है कि आज जब जनसभा होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा की शुरुआत होगी, उसके साथ ही जो असम की चुनावी सरगर्मी है वो बहुत अधिक बढ़ने वाली है। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम में 2 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इन सभाओं के जरिए भाजपा विकास, सुरक्षा और अच्छे शासन के मुद्दों पर जोर देते हुए माहौल बनाने की कोशिश करेगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां असम चुनावी दंगल में सोरेन चाय बागानों में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मजदूरों के बीच बिताया समय। मुख्यमंत्री सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना। असम में सरकार बनाने का दावा। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने चाय बागानों का दौरा कर चुनावी माहौल को नई दिशा देने की कोशिश की। दोनों नेता चाय बागान पहुंचे जहां उन्होंने मजदूरों के साथ खुल मिलकर चाय की पत्तियां तोड़ी, उनके साथ सेल्फी ली और बातचीत कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने झारखंड सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं और कई इलाकों में मुफ्त बिजली की सुविधा भी दी जा रही है। सीएम ने असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी समाज का केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अजय, सीएम सोरेन ने जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए अंकिता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जो घोषणा हुई है, तो हेमंत सोरेन की जो सरकार, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो लगातार वहां जो है वो वहां पे चुनाव लड़ रही है और लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वहां पर वो जो है चुनावी सभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आदिवासी संगठनों से मिल रहे हैं। उन्होंने कई उसके पहले भी, चुनाव की घोषणा के पहले भी उन्होंने 2-3 सभाएं वहां की थी। अभी जो कल उनकी जो हुई है, एक सरू पत्थर, खुमताई एवं नाहर कटिया विधानसभा में कल उन्होंने अपने विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में जो है उसमें उन्होंने एक रैली की और एक विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने उनके पक्ष में मतदान प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जो है आज भी जो है सीएम ने मुख्यमंत्री ने कहा कि आज असम के जो आदिवासियों को जो स्थिति है, यहाँ 12 करोड़ लगभग पूरे देश में आदिवासी हैं और खास करके जो टी ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है असम, वो यहाँ पर आदिवासियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों और आदिवासियों की पीड़ा सुनकर मन जो है उसे व्यथित हो रहा है। उनकी अधिकारों और हमको इनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ की हालत देखकर मैं तो यहाँ की हालत देखकर इनको दंग रह गया। आजादी के इतने सालों के बाद भी यहाँ की कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। हम लोग जब हमारी पार्टी और हम लोग जब इसमें यहाँ पर आएंगे तो पूरी तरह, वैसे भी उन्होंने दोहराया, संकल्प लिया कि नहीं, हम आदिवासियों की रक्षा के लिए चाहे भारत के किसी भी कोने में रहे हों, आदिवासी रहे हों, हम उनकी अस्मिता की रक्षा करेंगे, उनके आर्थिक स्थिति की रक्षा करेंगे। और एक भी उनके साथ भी जो है उनकी जो धर्म पत्नी है और वो गांडे की जो विधायक हैं, वो भी कल गोसाई गांव में जो है उन्होंने चुनावी सभा की और कहा है कि असम के चाय बागानों में काम करने वालों के लिए, मजदूरों के लिए उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए जेएम प्रतिबद्ध है, चाहे कुछ भी हो। अब जब भी ऐसी घटनाएं होंगी, जब भी मतलब आदिवासियों की बात चलेगी, आदिवासी के हित की बात होगी, जेएमएम की सरकार के साथ जेएम जो है जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसके साथ खड़े रहेंगे। एक और भी है, उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड संघर्ष एवं बलिदान की धरती है, आने वाले दिनों में कई और संघर्ष करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया है कि ऐसा नहीं है कि इसका तुरंत जो है से तुरंत निराकार हो जाएगा। जब भी और भी कोई समस्याएं होंगी तो झारखंड सरकार या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही उनके लिए पक्ष में खड़े रहेंगे, उनके साथ उनके सुख दुख में काम आएंगे। और जो भी उनकी जो आदिवासियों की जो टी ट्राइब्स जो कहे जाते हैं, उनके आदिवासियों की जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी, उनके अधिकार। ठीक है अजय, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी को लेकर जारी घमासान के बीच पार्थ पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के खिलाफ लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। खबर के मुताबिक दिवंगत नेता अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने एनसीपी में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच सफाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और अटकलों पर आधारित है। पार्थ पवार ने साफ कहा कि इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है। उन्होंने ऐसे सभी दावों को काल्पनिक बताते हुए कहा कि यह सिर्फ पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। दरअसल अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी में नेतृत्व को लेकर खींचतान की खबरें सामने आई थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पार्टी पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पार्थ पवार ने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों नेताओं का पार्टी के प्रति दशकों का योगदान रहा है और उनका नेतृत्व आज भी मार्गदर्शक है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मनगढ़ंत विवाद खड़े करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सर्वजीत, क्या हुआ है जिस तरीके से पार्थ पवार को सामने आके बड़ा बयान देना पड़ा है?
कि एनसीपी पार्टी के 2 प्रमुख इस तरीके से पार्टी पे अपना वो चला रहे हैं? जिस तरह से आज अपना शरद पवार गढ़ के रोहित पवार ने एक आरोप लगाया था जब बजट सदन शुरू था, तो उन्होंने कहा था कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ये पूरी तरह से पार्टी पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने एक पत्र भी दिया है जिसमें निर्वाचन आयोग को ऐसा बताया गया है कि अध्यक्ष पद पर एक सुनील तटकरे ही वहाँ पे रहने वाले हैं, ऐसा आरोप लगाया था। जिसके बाद सुमित्रा पवार ने एक पत्र लिखा है जिसमें जो अपना अध्यक्ष पद बताते हुए, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का कोई ऐसा पद वहां पे मेंशन नहीं किया है। हालांकि जिस पे आरोप लगाए जा रहे थे, लगातार इस पर चर्चाएं शुरू थी। अभी उनका दिल्ली दौरा है, दिल्ली दौरा के बाद भी लगातार चर्चाएं शुरू थी। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि पार्टी पर कब्जा जमाने का जो काम है वो दोनों जो है प्रफुल्ल पटेल और तटकरे ये दोनों कर रहे हैं, ऐसा आरोप रोहित पवार की तरफ लगाया गया था। लेकिन कल इस मामले को पूरी तरह से पार्थ पवार ने खारिज करते हुए कहा है कि अफवाहों पर जो है भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस तरह से पार्टी का काफी बदनाम करने की, जो पार्टी की छवि को खराब करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सभी आरोप निराधार हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया है, हालांकि देखना है कि आज सुमित्रा पवार और देर रात प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की गई है, लेकिन देखना है कि ये अड़चने आगे भी बढ़ती हैं या ये ट्वीट के माध्यम से लोगों को शांत करने का किया गया है। लेकिन रोहित पवार के जो आरोप लगाए गए थे वो काफी दस्तावेजों के साथ बताए गए थे। तो अब देखना है कि जब मुंबई पे जब आते हैं तो दोनों प्रफुल्ल पटेल और सुमित्रा पवार की तरफ से क्या बयान सामने आता है। जी ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।